कि इसमें कोई प्राध्यापक हो तो बेटर रहेगा। और हमारा संयोग से सब्जेक्ट भी यही है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, बीएड डिपार्टमेंट। तो हम लोग आपके साथ में डिस्कस करेंगे यहाँ पर, तो कंटिन्यू संपर्क में रहेंगे। बाकी जो स्टूडेंट्स अभी तक जुड़ चुके हैं वो अपना ऑडियो 1 by 1, जैसे ही इसमें नाम बोला जाएगा तो उस नाम के अकॉर्डिंग आप अपना ऑडियो ऑन करेंगे और अपने विषय में अपना नाम और अपना किस जनपद से हैं बस इतना बताएंगे। हाँ, तो ये अनीता मौर्य अपना इंट्रोडक्शन बताएं। हो सकता है सर कुछ लोग अपना ऑडियो ऑन ना कर पाए, तो आप पाना लोगों से ऑडियो ऑन हो गया है सर जी, बात करेंगे। ठीक सर, ऑडियो ऑन है सर जी। सर मैं प्रयागराज जी जी, ओके। नेक्स्ट मनीष मौर्य भदोही। ओके। स्वाति मौर्य। ओके। नेक्स्ट आरती मौर्य आजमगढ़। ओके। रामाश्रय मौर्य, अच्छा जुड़े हुए। हाँ, रामाश्रय मौर्य। जी जी। नेक्स्ट कुंदन। ओके। नेक्स्ट कुंदन कुशवाहा गाजीपुर से। गाजीपुर। नेक्स्ट राजेश मौर्य। आजमगढ़। ओके। लाल महेश मौर्य। यस सर, लाल महेश मौर्य जी। ओके। अब यहाँ ये तो क्लियर हो गया कि जो पार्टिसिपेंट्स इसमें जुड़े हुए हैं वो प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं। संभवतः एक डिस्ट्रिक्ट का रिप्रेजेंटेशन में एक से अधिक लोग भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम लोग रिप्रेजेंटेशन वाले में हैं। तो अपने अपने क्षेत्र में ये अपील भी है कि आप जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आपके सहयोगी हैं, उनसे बताएं ये प्लेटफॉर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे आप सभी लोग जुड़े हैं, निश्चित तौर पर आपको एक दिशा मिलेगी। आज पहला दिन है, तो पहले दिन में हम लोग इंट्रोडक्शन के साथ ही कि मनोविज्ञान क्या है इस विषय पर चर्चा करेंगे। इसमें जो ऐप पर आज हमने जो शुरुआत की है, इसमें स्टूडेंट्स की संख्या 165 है, लेकिन अभी जुड़ने वाले स्टूडेंट्स की जो संख्या है इस समय वो केवल 9 मेंबर्स ओनली। लेकिन ठीक है, पहला दिन है, शुरुआत करते हैं। तो आपके पास सिलेबस यूपी टेट, सुपर टेट इसका ऑलरेडी होगा, उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। उसमें कि जो साइकोलॉजी विषय है, साइकोलॉजी विषय आपकी पूरी मनोविज्ञान, जहां आपका बाल मनोविज्ञान है, उसके 30 क्वेश्चन डायरेक्टली रिलेटेड है आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी से। और 30 के अलावा जो पेडागोजिकल एस्पेक्ट्स है, जब आप सीटेट में देखेंगे तो सीटेट के हर विषय में 15 क्वेश्चंस जो पेडागोजिकल एस्पेक्ट से जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं मनोविज्ञान से है। तो इस तरह से यदि आप एजुकेशनल साइकोलॉजी को पूरी तरह कमांड कर लें तो आपका 60 to 70 क्वेश्चंस उसमें कवर हो सकते हैं। तो इसलिए इस विषय को गंभीरता से आपको, हम लोग ये चर्चा करते हैं इसमें कि साइकोलॉजी है क्या और इस चीज को हम समझें कैसे। तो मनोविज्ञान की शुरुआत, इसको समझने के लिए हमको इसका संप्रत्य कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इस कॉन्सेप्ट्स की शुरुआत कहां से हुई और इसका जो एटमोलॉजिकल मीनिंग है, हमने इसकी विकास परंपरा में कहां से इसकी शुरुआत की और आज कहां पहुंचे। इसमें हम किन चीजों का और कौन कौन सी चीजें मनोविज्ञान का भी पूछा जाता है, क्या यह मनोविज्ञान का प्रश्न है, और मनोविज्ञान में आप इन चीजों का स्टडी करेंगे तो कौन कौन सी चीजें हैं जो मनोविज्ञान में शामिल की जा सकती है। या फिर हम ये कहें कि मनोविज्ञान के शाब्दिक अर्थ या मनोविज्ञान का जो कार्य क्षेत्र है उस क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी, उसके मूल तत्व कौन से हैं, उसकी शाखाएं कौन सी हैं, उसका ओवरऑल हम ये कहें कि मनोविज्ञान है क्या। तो जब इसकी शुरुआत की बात करेंगे तो मनोविज्ञान, यदि हम इसके शाब्दिक अर्थ की तरफ चलें तो मनोविज्ञान अंग्रेजी की साइकोलॉजी टर्म से बना हुआ है।
और साइकोलॉजी का सेंस होता है साइको प्लस लॉजी, और जो बना हुआ है साइके और लॉगस से। साइके का मीन्स होता है, आप जब देखेंगे इसका, तो साउल आत्मा, और लॉगस मीन्स होता है साइंस। यहां पर यह समझना होगा कि साउल यानी कि फर्स्ट फेज में जब मनोविज्ञान की शुरुआत हुई तो मनोविज्ञान को आत्मा से जोड़कर देखा गया, यानी कि जिस विधा में, जिस डिसिप्लिन में आत्मा संबंधी प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास किया जाए वही मनोविज्ञान। यह शुरुआती के समय है जब मनोविज्ञान, ये डिसिप्लिन, ये विषय एक प्रत्यक्ष रूप में सामने आया, या हम ये कहें कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति के समय का ये पीरियड है। तो वहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोलॉजी को हमने वहां पे जाना कि आत्मा का विज्ञान है, साइंस ऑफ साउल। उस समय इसके जो बताने वाले थे या फिर इसके समर्थक थे इस कॉन्सेप्ट्स के, तो उसमें वो सभी लोग थे जो कहीं ना कहीं फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स अपना रखते थे, जिसमें कुछ नाम आते हैं, अरस्तु हैं, प्लेटो हैं, इसके साथ साथ डेकार्टे हैं। तो जो दार्शनिक लोग थे उन्होंने इस मनोविज्ञान शब्द की वहां पर पहली बार प्रयोग किया। तो यहाँ की उत्पत्ति जब हुई मनोविज्ञान की, वो कहीं ना कहीं दर्शन से हुई है। इसलिए शुरुआत के फेज में मनोविज्ञान दर्शन का ही एक हिस्सा था। और जितने भी पुराने विश्वविद्यालय हैं, जो लगभग 60-70 साल पुराने भी हैं या 100 इयर्स प्रीवियस वाले हैं, लगभग 100 साल पहले के हैं, वहां पर आप देखेंगे तो वहां मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र दोनों एक ही विभाग हुआ करता था, क्योंकि कहीं ना कहीं मनोविज्ञान को दर्शन का ही हिस्सा माना जाता था। इसके समर्थक वो सभी लोग थे, वो चिंतक थे जिन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना था। लेकिन सवाल यहां पर यह होता है कि मनोविज्ञान यानी कि वह विज्ञान जो पहले फेज वाला, जिसमें हम आत्मा जैसे अमूर्त प्रत्यय का, अमूर्त संप्रत्यय का अध्ययन करेंगे, लेकिन जिसमें साइंस जुड़ा हो। तो साइंस का मीन्स होता है सिस्टमैटिक नॉलेज या वे ऑफ एक्वायरिंग सिस्टमैटिक नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने का एक सिस्टमैटिक व्यवस्थित तरीका, और जो आपके सामने ऑब्जर्वेबल हो, जो आपका वेरीफाइड किया जा सके, जिसको हम ये कहें कि जिसका सत्यापन हो सके, जिसमें ऑब्जेक्टिविटी हो, सब्जेक्टिविटी ना हो, यानी कि जिसको हम प्रूफ कर सकें, उसको हम विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। अब सवाल इसमें यह हुआ कि मनोविज्ञान यदि आत्मा का विज्ञान है और आत्मा यदि अमूर्त है जिसको देख नहीं सकते हैं, तो उसका हम कैसे प्रूफ करेंगे? उसका हम सत्यापन नहीं कर सकते, और जो सत्यापन नहीं कर पाएंगे तो जो कॉन्सेप्ट्स है मनोविज्ञान का वो अस्पष्ट हो गया, यहां पर धुंधला हो गया। हम ये कहें कि वह आत्मा के कॉन्सेप्ट्स की व्याख्या करने में असफल हो गया। तो यहां पर फिर दूसरा विचार आया, उन लोगों ने कहा कि आत्मा का विज्ञान नहीं, ये मन का विज्ञान है, ये साइंस ऑफ माइंड है। और जो आजकल हम लोग भी इसके शब्द की तरफ ध्यान दें तो यह आता है कि मनोविज्ञान यानी कि मन का विज्ञान, जिसमें मन की सिस्टमैटिक स्टडी हो, मन का वस्तुनिष्ठता के साथ जो अध्ययन किया जाए, उस विधा को हम मनोविज्ञान कहें। तो ये जो कॉन्सेप्ट था आत्मा का विज्ञान, ये 16वीं शताब्दी आते आते वहां पर साइड में हो गया, और 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही, उसकी शुरुआत में ही, ये कहें कि 16वीं समाप्त होते ही और 17वीं के प्रारंभ में ये कॉन्सेप्ट यहां पे जुड़ गया कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, ऐसा विधा है, ऐसा विषय है जिसमें हम मन का वस्तुनिष्ठ अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद कंटिन्यू आगे चलते हैं और समय बदलता है, तो वहां भी यही प्रश्न जो आत्मा के सामने खड़ा हुआ था कि आत्मा का हम वस्तुनिष्ठ तरीके से कैसे अध्ययन करेंगे, वो वही सेम प्रश्न यहां भी इनके सामने आया कि हम मन का अध्ययन कैसे करें, क्योंकि मन भी तो एक अमूर्त प्रत्यय है। तो यहां भी जो मन का कॉन्सेप्ट था, हमने जिसको जाना कि मन का विज्ञान ही मनोविज्ञान है, वो भी अस्पष्ट होने की वजह से यहां पर नकार दिया जाता है। फिर इसके बाद कुछ विद्वान आए जिनमें कुछ नाम है जैसे कि विलियम वुंट, जेम्स। उन लोगों ने कहा कि आत्मा का विज्ञान जो आपने माना, उसी तरह मन का विज्ञान यदि आप कहेंगे तो दोनों में कोई खास अंतर नहीं, दोनों ही संप्रत्यय अस्पष्ट हैं, धुंधले हैं, जिनको हम सत्यापित नहीं कर सकते हैं, ना ही हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। इसलिए वो दोनों ही संप्रत्यय यहाँ पे इन्होंने नकार दिया और तीसरा कॉन्सेप्ट दिया कि
मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। अब चेतना का विज्ञान है तो चेतना है क्या? चेतना का सेंस ये है कि वातावरण के जो उद्दीपक हैं, उद्दीपकों के प्रति हमारा जो रिस्पॉन्स है, तो रिस्पॉन्स की जो अनुभूति है वही चेतना है। तो चेतना कहीं ना कहीं यहां पर जो कॉन्सेप्ट बदलता गया और जो मन का विज्ञान था वो यहां पर शिफ्ट हो गया चेतना के विज्ञान की तरफ। अब चेतना क्या है इसको थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि कई बार इससे जुड़ा हुआ भी प्रश्न आ जाता है कि कॉन्शियसनेस है क्या और कॉन्शियसनेस को हम कैसे समझें। कॉन्शियसनेस का सीधे सीधे तात्पर्य यह होता है कि जिस अवस्था में हम अपने मस्तिष्क से विचारशील अवस्था में है, हम चिंतन कर रहे हैं, हम लोग दो लोग आपस में यदि इंटरेक्शन कर रहे हैं, जैसे यहां से यदि हमने इस क्लास को स्टार्ट किया, हम जिस बात को कह रहे हैं आप उस चीज पर सोच रहे हैं, सुनने के बाद उस पर चिंतन कर रहे हैं, यानी कि आपका ब्रेन उसी बिंदु उसी विषय के बारे में चिंतन कर रहा है, तो आप चेतन अवस्था में हैं, आप जागृत अवस्था में हैं, क्योंकि आप अपने प्रत्यक्ष रूप से देखकर सुनकर और अपनी उस विचारशील अवस्था में हैं। जो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हो रही है उन बिंदुओं के विषय में आप सोच पा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप इस समय कॉन्शियस वाली स्टेज में। बाकी यदि हम ये कहें क्या हमारा संपूर्ण व्यवहार इसी कॉन्शियसनेस पर डिपेंड है? नहीं, क्योंकि हमारे व्यवहार में वो चेतन के अलावा भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो अचेतन की अवस्था में है, अनकॉन्शियसनेस वाली स्टेज में है। वहां से हमारा व्यवहार यहां पर रेगुलेट हो रहा है, क्योंकि चेतन में मीन्स फेस टू फेस, या जिस फेज में आप हैं वर्चुअल मोड में, तो यहां पर हम लोग चेतन में तो है, लेकिन जो हमारा व्यवहार है, जो हमारे विचार है, वो कहीं ना कहीं प्रीवियसली जो हमारे एक्सपीरियंस थे, जो हमारे मस्तिष्क के अचेतन हिस्से में जमा थे, उनसे रेगुलेटेड है। इन दोनों के बीच का जो तीसरा फेज होता है, चेतन और अचेतन, कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस, दोनों के बीच की जो अवस्था है वो सब कॉन्शियसनेस यानी अर्ध चेतन वाली अवस्था, ये दोनों के बीच का संक्रमण वाली अवस्था आप इसको कहिए कि यहां पर ना तो आप पूरी तरह से चेतन अवस्था में हैं, ना ही पूर्णतः आप अचेतन अवस्था में। अब ये तीन कॉन्सेप्ट्स यहाँ चेतन का, जब हमने यहाँ पर कहा ये चेतना का विज्ञान है, तो मनोविज्ञान में इन तीनों प्रकार की चेतना को शामिल करना आवश्यक हो गया। यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा कि ये जो चेतन वाला कॉन्सेप्ट है, कॉन्शियस वाली स्टेज है, तो यहाँ पर कॉन्शियसनेस में और ये तीनों हिस्से बताने में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है वो फ्रॉइड का है, क्योंकि फ्रॉइड एक ऐसे मनोविश्लेषण करने वाले विद्वान रहे जिन्होंने कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए जितने भी सिद्धांत हैं उनमें एक बेस का काम किया है, और जितने भी विश्लेषणवादी हैं जो कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए हैं, उन सभी के सिद्धांत फ्रॉइड के सिद्धांत विज्ञान के थे, जो मानव के व्यवहार को जानने और समझने की बात करते थे, जो ट्रेड्स थे उसको समझने का प्रयास करते थे। उनकी स्टडी हम नहीं कर पाते, इसलिए उनका कथन था कि मनोविज्ञान ने पहले आत्मा हुई, इसके बाद मन का त्याग किया और फिर चेतना हुई, किंतु व्यवहार का अध्ययन आज है इसमें विद्यमान। तो हम यहाँ पर आ गए कि आज के समय में, वर्तमान समय में मनोविज्ञान मानव के व्यवहार का अध्ययन करने का और यही तो हम आने वाले क्लासेस में जो डिस्कशन होगा वो मानव व्यवहार से जुड़े हुए जो स्वरूप है उनके विषय में मनोविज्ञान के अंतर्गत स्टडी करेंगे। और सिलेबस से जोड़ के यदि हम देखें तो मनोविज्ञान के क्षेत्र को थोड़ा सा जान लें। आखिर मनोविज्ञान के अंतर्गत जो ब्रांचेज है, जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हम किस चीज का स्टडी करेंगे कि मनोविज्ञान में आप उस चीज को समझ पाए, या उसके अंतर्गत किन किन चीजों का आप स्टडी करेंगे। तो पहली बात आप ये जान लीजिए, जब मनोविज्ञान की बात होगी यानी व्यवहार की बात होगी, तो आप किसके व्यवहार का यदि आप अध्यापक वाली विधा में है तो मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। यदि आप बालकों के विषय में कहेंगे तो बाल मनोविज्ञान, एडल्ट्स के लिए कहेंगे तो वहाँ एडल्ट साइकोलॉजी हो जाएगा। आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ औद्योगिक मनोविज्ञान होता है। आप किसी और फील्ड में जाएंगे तो केवल एक्सेप्शनल बच्चे हैं तो विशिष्ट मनोविज्ञान हो जाता है। यानी कि जिस क्षेत्र में आप मनोविज्ञान का इस्तेमाल करेंगे वो मनोविज्ञान का वो विशेष फील्ड होगा।
साइकोलॉजी है उसकी तरफ हमको नहीं जाना है, केवल एक ही एस्पेक्ट जहाँ पर चाइल्ड साइकोलॉजी है, क्योंकि हमको बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करना है। इसलिए आने वाली क्लासेज में हम इसी चाइल्ड साइकोलॉजी बेस्ड पूरा आगे डिस्कस करेंगे। अब इस चाइल्ड साइकोलॉजी में क्या क्या चीजें आप डिस्कस करें। पहली बात यह होती है कि मनोविज्ञान यानी व्यवहार का विज्ञान, तो बच्चे के व्यवहार का विज्ञान का पहला जो एलिमेंट्स है, फंडामेंटल जो तत्व है पूरे मनोविज्ञान का, या फिर हम ये कहें कि पूरा चाइल्ड साइकोलॉजी जिस पर बेस्ड है वो बच्चा है। अब इस बच्चे के विषय में हमको स्टडी करना, उस बच्चे के व्यवहार का हमको अध्ययन करना वो इसलिए जरूरी है क्योंकि अध्यापक जब अपनी क्लास में होगा और अपने बच्चे के मस्तिष्क को नहीं पढ़ पाएगा तो ठीक समय पर आगे नहीं पढ़ाएगा, वो एक सफल शिक्षक नहीं हो सकता है। जो शिक्षक को जब अपनी क्लास अपने विद्यार्थियों के विषय में नहीं पता होगा, वो उनका चेहरा देख के जब ये नहीं जान पाएगा कि बच्चा हमसे क्या चाहता है, तो सफलतापूर्वक शिक्षण कार्य नहीं कर सकता। क्योंकि सफल शिक्षक की पहचान होती है कि क्लास में जाते ही उनका चेहरा देख के वो जान जाता है कि मेरा विद्यार्थी आज तैयार है कि नहीं, है तो वो क्या पढ़ना चाहता है। ये आपको समझना होगा। मनोविज्ञान का यही प्रश्न, इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए मनोविज्ञान की जरूरत है। तो इस क्षेत्र में जहां चाइल्ड साइकोलॉजी की बात होगी उसमें पहला जो एलिमेंट्स होगा हमारे सामने वो बच्चा होगा, वो चाइल्ड होगा। अब चाइल्ड होगा उसको हमको समझना है, ये मनोविज्ञान का प्रश्न। बच्चे में हमें क्या समझना, आप प्राइमरी में, जूनियर में, टीजीटी, पीजीटी इससे बड़ी क्लासेस में भी जाएंगे तो आपकी क्लास में जो बच्चा होगा उसके लेवल को समझना है कि बच्चे का लेवल क्या है, वो किस विकास की अवस्था में है। उस विकास की अवस्था के हिसाब से उसकी सीखने की कौन सी शैली है, वो किस लेवल पर है, आप उसको किस लेवल से ज्ञान दें तो वो एक्सपायर कर सके। जैसे यहाँ पर आप सभी जो स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़े हुए, निश्चित तौर पर आप यूजी होंगे, पीजी होंगे, कम से कम ग्रेजुएट आप हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं यहाँ पर, तो आपका लेवल ग्रेजुएट है तो आपके साथ में इस तरीके से डिस्कशन किया जा सकता है क्योंकि आपके सोचने का जो दायरा है, आपके मैच्योरिटी का लेवल है, आपके डेवलपमेंटल जो स्टेज है, जिस स्टेज में आप पहुंचे हैं वहां पर ये दायरा है कि आप वो सारी चीजों का चिंतन कर सकते हैं। आपके अंदर वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जनरलाइजेशन कैपेसिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, ये सारे टेस्ट डेवलप हो चुके हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ये साइकोलॉजी की बात करेंगे तो उसमें कई अवस्थाएं हैं बच्चे के विकास की। स्टार्टिंग से स्वावस्था होगी तो उसमें कौन कौन सी चीजें बच्चा समझ सकता है, यानी कि उसके शुरुआत के फेज में, उसके बाद बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, गौरावस्था में, जो विकास की अवस्था है उस विकास की अवस्थाओं के हिसाब से आपको समझना है कि वहां पर कौन कौन से कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। इसमें कुछ साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, संभवतः किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो बीच में भी पूछ सकते हैं। If you have any query or question, you can also post in the chat box, or otherwise unmute your mic and ask a question or query. Any question? Then we will continue. Okay. तो यहाँ मनोविज्ञान की जब हमने यहाँ बात की तो यानी कि वो शिक्षा मनोविज्ञान, वो बाल मनोविज्ञान, तो बाल मनोविज्ञान का जब क्षेत्र की बात यहाँ पर जो हो रही है तो उसमें यह है कि हमारे सामने जो क्लाइंट है वो बच्चा है, तो बच्चे के व्यवहार की स्टडी आपको करनी है। और बच्चे के व्यवहार की स्टडी करनी यानी कि किस स्टेज के बच्चे को आप उस क्लास में टीच करेंगे, वो कौन सी क्लास है, उसकी अवस्था कौन सी है, विकास की वो किस अवस्था में पहुंचा है, यदि हम ठीक से जान पाए तो उसके हिसाब से हम अपने टीचिंग मेथोडोलॉजी को बदल लेंगे और जो बच्चा चाहता है उसके हिसाब से हम काम कर पाएंगे। आवाज नहीं आ रही सर। Now clear?
के साथ साथ उसके वातावरणीय दोनों कारकों को हमने इसमें शामिल कर लिया। अब आता है कि बच्चे के विषय में आपने जान लिया है। अब बच्चे की डिमांड क्या है, बच्चा चाहता क्या है, यानी कि बच्चा आपकी क्लास में आया है तो सीखने के लिए आया है। तो सीखने की स्टाइल कौन सी हो, उसको ये बताना है कि लर्निंग स्टाइल भी होती है और आपको ये भी सीखना है कि टीचिंग स्टाइल भी होती है। बच्चे को ये बताना है कि ज्ञान को कैसे प्राप्त करे और शिक्षक को ये करना है कि कैसे बढ़िया से अपनी मेथोडोलॉजी में चेंज करे कि बच्चा आपके बताए हुए उस नॉलेज को सीख पाए। इसके लिए मनोविज्ञान को सीखना यहाँ जरूर। तो यहाँ पर जो सेकंड एरियाज होगा जिसको हम कहें कि पहले हम बच्चे को समझने के लिए बाल मनोविज्ञान की स्टडी करेंगे। इसके बाद हम ये जानेंगे कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्या है। ये मनोविज्ञान का बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर कि प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग क्या है, लर्निंग क्या है, लर्निंग का ट्रांसफर कैसे है और फिर लर्निंग की थियोरीज कौन कौन सी। थियोरीज मीन्स कुछ विद्वान हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने कुछ विधि सम्मत इसको ऐसे कहें तो पूरी तरह से वेरीफाइड सत्यापित किए हुए कुछ नियम बताए हैं, कुछ सिद्धांत बताए हैं जो आप अपनी क्लास से फॉलो कर सकते हैं। वही सीखने के सिद्धांत है। तो दूसरा मनोविज्ञान के क्षेत्र में हम पहले बच्चे के विषय में, फिर आपका जो प्रोसेस है उसके विषय में स्टडी करेंगे। इसके बाद आता है कि बच्चे का जो पर्सनैलिटी होगी, उसका जो मन मस्तिष्क होगा, या हम ये कहें कि उसकी मेंटल हेल्थ वाला जो प्रश्न होगा। मेंटल हेल्थ मीन्स कि जहां पर आप फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं तो वहां ये भी महत्वपूर्ण है कि उसके मानसिक स्वास्थ्य को आप कैसे बढ़िया बनाएं। और मानसिक स्वास्थ्य का संदर्भ ये होता है कि उसकी विचार शैली, उसका चिंतन, बच्चा जो लर्निंग स्टेज में है उसके सीखने की शैली कैसे डेवलप हो, वो कैसे अपने ब्रेन को सही दिशा में लगा पाए, उसके पास जो एनर्जी है उसको एक दिशा दे पाए, यह अध्यापक का काम है। और कहीं न कहीं ये भी एक मनोविज्ञान का प्रश्न। फिर इसके बाद यदि हम आए आगे तो मनोविज्ञान में हम जिन चीजों का स्टडी करेंगे तो यहाँ पर यह समझना होगा कि आप सारे बच्चों को एक ही तराजू पर नहीं तोलेंगे। आप सभी विद्यार्थियों को, सभी बच्चों को एक समान मान के उनको ज्ञान नहीं देना, क्योंकि मनोविज्ञान का जो पूरा का पूरा बिल्डिंग है जिसको हम कहते हैं वो इसी पर टिका हुआ है कि समाज का हर व्यक्ति अलग अलग है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस उसमें पाए जाते हैं। आप ऐसे कहिए, पहले तो हम एक्सपेक्टेशन करेंगे, एक्सपेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंस, हम आशा करेंगे कि हमेशा इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। उसके बाद एक्सेप्ट इंडिविजुअल डिफरेंस, फिर हम उसको स्वीकार भी करेंगे कि उसमें विभेद है और विभेद रहेगा। और तीसरा, मनोविज्ञान के ये तीनों जोड़ दीजिए, पहले एक्सपेक्ट करेंगे, फिर एक्सेप्ट करेंगे, फिर उसका रिस्पेक्ट करेंगे। और जहां रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस की बात आएगी तो आप समझिए कि शिक्षक जो क्लास में है वो मनोविज्ञान का शिक्षक है और वो उसको रिस्पेक्ट देना प्रारंभ कर दिया है। और मनोविज्ञान में ये तीनों ही चीजें आपको करनी है। यदि आप उसको क्लास के अलावा समाज में भी जानना चाहें और समाज पर भी इम्प्लीमेंट करना चाहें तो हम महसूस करेंगे कि वास्तव में मनोविज्ञान का यदि आपको ज्ञान है तो आप खुद ही रियलाइज करेंगे कि समाज में क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। यानी एक्सपेक्ट आपने किया कि लोग अलग अलग होंगे, उनका व्यवहार अलग अलग होगा, समझना हमको अपने हिसाब से है, तो फिर आप एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी आपने स्वीकार कर लिया लोगों के व्यवहार को, यहाँ तरह तरह के लोग होंगे। और जब ये आपने कर लिया तो आप रिस्पेक्ट की भावना भी उसमें आएगी और आप उनके जो व्यवहार हैं, अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, यदि आप उसका रिस्पेक्ट करना सीख गए तो निश्चित तौर पर आप एक समाज को दिशा दे पाएंगे और समाज के लोग आपसे जुड़ेंगे और आपकी सोशल स्किल्स, जहां पर इंटरेक्शन की बात है, एक सोशल स्टेटस की बात है, वो निश्चित तौर पर यहाँ इंप्रूव होगा। तो मनोविज्ञान आपको समाज में भी एक दायरा बढ़ाने के लिए, सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए, या फिर हम ये कहें कि आपकी सोशल डेवलपमेंट के लिए भी मनोविज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका। इन सबके साथ साथ जो आपका सिलेबस है, जिसमें यूपी टेट और सीटेट के सिलेबस को देखते हुए मनोविज्ञान, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको इसी पर बेस्ड पूरा चलना है, तो लास्ट में हम इन चीजों का डिस्कस करेंगे कि जहां मनोविज्ञान सत्यापन की बात करता है और जहां विज्ञान की बात करता है, सिस्टमेटिक नॉलेज की बात करता है, जहां ऑब्जर्वेशन की बात करता है, जहां कॉज एंड इफेक्ट की बात करता है, यानी विज्ञान वाले जो पहलू है वो मनोविज्ञान में शामिल करता है, तो निश्चित तौर पर वहां टेस्टिंग की बात समझा। तो मनोविज्ञान में वो सारे
सारे प्रश्न भी शामिल हों, वो सारी शाखाएं, वो सारे पॉइंट्स भी शामिल हों जिनका स्टडी मनोविज्ञान विषय के उस डिसिप्लिन में किया जाए, यानी कि वो टेस्ट का स्टडी भी हम इसमें करें। तो मनोविज्ञान, मानव के व्यवहार को हम कैसे समझें, वो कौन कौन से साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं और कैसे उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है, उन सारे टेस्ट के विषय में, या फिर हम ये कहें कि व्यवहारिक विज्ञान में कौन से परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है, वो परीक्षण क्या है और कैसे प्रयोग होगा, उस चीज का भी हम मनोविज्ञान में अध्ययन करेंगे। जैसे कि बुद्धि को मापना है तो बुद्धि परीक्षण होंगे, सृजनात्मकता को मापना है तो क्रिएटिविटी टेस्ट होंगे, सृजनात्मकता परीक्षण होंगे, एटीट्यूड को मापना है तो उसके परीक्षण है, एप्टीट्यूड तो उसका परीक्षण है। तो जितने भी साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, इसको हम मनोविज्ञान के आखिरी पहलू मानकर लास्ट में स्टडी करेंगे और इससे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों का समाधान खोजने का प्रयास करेंगे। और जो भी क्लासेज होंगी, इन क्लासेज में आप सभी को ये ध्यान रखना है कि हम लोग बिना इंटरेक्शन के कोई भी वन वे प्रोसेस में क्लासेज नहीं होंगी। आपके सवाल इसमें कंटिन्यू आने चाहिए और जो भी जिज्ञासाएं हों वो दिखाई देना चाहिए, क्योंकि एकदम बुक फॉर्म वाला या कोचिंग की तरह से शायद इसको संभव न कर पाए, क्योंकि आपके ब्रेन में वो कॉन्सेप्ट्स को सिखाना है, वही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जितने पेडागोजिकल क्वेश्चंस हैं, केवल प्रश्न परीक्षा में ऐसे आया है कि सन कौन सी है, राइटर कौन सा, ये ऑथर कौन सा है, तो किताब में मिल जाएगा, गूगल में मिल जाएगा, कई कोचिंग सेंटर नोट्स मिल जाएगा, वो इजीली हो जाएगा। लेकिन सवाल जब कॉन्सेप्ट से जुड़ा होगा और आपने उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है और प्रश्न की भाषा कहीं बदल गई, जिस तरीके से आपने पढ़ा है, तो आप भ्रमित हो जाए। तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप उस कॉन्सेप्ट को एकदम सीख जाइए, समझ जाइए, और प्रश्न चाहे वो किसी भी प्रकार से आपके सामने आए, आपके पास उसका उत्तर होगा, क्योंकि आपने उस कॉन्सेप्ट को समझा है। और ऐसे ही प्रश्न आपके 50-60 क्वेश्चन तो होंगे ही जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे, इसलिए आप कहीं न कहीं कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करें और फैक्ट्स, डेट और जो नाम होंगे उनको बीच-बीच में आपको पॉइंट आउट कराते जाएंगे, जिनको आप नोट करते जाएंगे। तो आज का ये इंट्रोडक्शन था। अब इसके बाद जो समय बचा है, इसके लिए जितने भी हमारे विद्यार्थी पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं, उनके लिए शेष समय है। आप अपनी क्वेरी और जो कुछ आपके सवाल हों वो आप पूछ सकते हैं। आप अपना माइक अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, या फिर आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। जी, एनी क्वेरी, क्वेश्चन? आज का केवल ये इंट्रोडक्शन फेज था, इसमें कोई स्पेशलाइजेशन आपके साथ में नहीं बताया गया है, ये केवल मनोविज्ञान का एक प्रैक्टिकल बताया गया है। जी, अर्ध चेतना क्या है सर? अर्ध चेतना क्या है? ओके, गुड। इसमें आपको भी बताया गया कि मनोविज्ञान चेतना और चेतना के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। हम ये समझें कि हमारा जो मस्तिष्क है उसके 3 भाग हैं कि जिस अवस्था में हम चेतन है, यानी कि आपने प्रश्न किया, हमने सबका ब्रेन उस शब्दों पर, उस चीज पर, उस प्रश्न पर, उस उत्तर खोजने पर चिंतन कर रहा है, यानी आप सोच रहे हैं। इस समय आप जिस अवस्था में है वो चेतन की अवस्था है, क्योंकि आप हमारी बात पर गौर कर रहे हैं और चिंतन कर रहे हैं कि आपके मस्तिष्क में प्रश्न आया और आपने ये पूछा और बताने के बाद, यानी कि जिस जागृत अवस्था में हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो ये जो अवस्था खुद चेतन। लेकिन वो अवस्था जो इस समय सक्रिय नहीं है, मस्तिष्क में पहले से इकट्ठा है हमारे पुराने अनुभव पिछले 20 साल के, 30 साल के, जो इस समय सक्रिय नहीं है, वो आपका चेतन है। और दोनों के बीच का है वो अर्ध चेतन है,
माइक ऑन कर सकते हैं सभी लोग। अनीता जी, आरती जी, कुसुमता और अविरल जी, कुंदन जी, सभी लोग अपना माइक ऑन कर लीजिए और जो भी प्रश्न पूछना हो सर जी से आप प्रश्न यहाँ से पूछ सकते हैं। क्लास आपकी बहुत ही माइक की प्रॉब्लम हो तो चैट बॉक्स में भी सवाल को लिख सकते हैं। अभी चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन यहाँ नहीं होता है, या हो सकता है कि लोग भी उस व्यवस्था से परिचित ना हो, चेक जो आपकी चैट करने की व्यवस्था है, तो समस्या लोगों को बिल्कुल भी निश्चिंत ना हो। आपके सभी प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा और जो प्रश्न हमसे नहीं पता होगा हम लोग उसका प्रयास करेंगे पूछने का और बैठ के आपस में एक दूसरे के सामने भले वर्चुअल मोड है, हम लोग विचार करेंगे, चिंतन करेंगे और उसका हल खोजने का प्रयास करेंगे। तो आप अपने प्रश्नों को बेझिझक यहाँ पर हो सकता है कि सारे प्रश्नों का जवाब न हो, लेकिन हम लोग उसका समाधान खोजेंगे और प्रयास करेंगे कि आपकी जो जिज्ञासा प्रश्न है उनको खोजा जाए और डिस्कस किया जाए। सर इसमें एक प्रश्न इस तरह पूछ ले यदि कि वर्तमान में मनोविज्ञान किस चीज का अध्ययन करता है? आपने पहले बताया कि आत्मा का अध्ययन करता है, पुनः बाकी चीजों के बारे में बताया आपने। यदि मान ली परीक्षा में अगर वर्तमान में प्रश्न आ जाए कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, उसमें चार सारी चीजें दे दे, मनोविज्ञान आपका आत्मा दे दे, व्यवहार दे दे, अगर सभी ऑप्शन रहे तो मान लीजिए इसमें सारी चीजें दे दे, व्यवहार दे दे, आत्मा दे दे और वर्तमान ना दे, तो किसको हम सही कर सकते हैं? नहीं, व्यवहार का विज्ञान ही करंट में इसको व्यवहार का विज्ञान ही हम कहेंगे। बाकी आपकी अस्पष्ट हो गया, नकार किया गया, उसने मन को भी खत्म किया, उसके बाद चेतना को भी खत्म किया और लास्ट में जो अभी चल रहा है वो व्यवहार का विज्ञान। जी जी, मान लीजिए सर आपका ऑप्शन आ जाए इस तरह से, सर आपका ऑप्शन आ जाए कि मनोविज्ञान का संबंध है, आत्मा दे दे, व्यवहार दे दे, बाकी चीजें दे दे, उसमें से दे दे नन, तो हम लोग निश्चित रूप से तो व्यवहार का ही हम लोग वहाँ पे टिक करेंगे जी। तो कंफर्म रूप से वर्तमान अवस्था जो मनोविज्ञान की वो व्यवहार ही है और आप लोग इसको यहाँ से जी सही करेंगे। ठीक सर, और भी कोई प्रश्न पूछना हो तो किसी पूछ सकता है यहाँ से। किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिए। अंत में सर अब 4 मिनट बचे हुए हैं, मैं चाह रहा हूँ सर कि लोगों के परिचय कुछ हो जाए, बता दो कि किस ऑडियो की जो समस्याएं आ रही है ज्वाइन होने की, उसको आप लोग कैसे हैंडल करेंगे। बार बार ग्रुप पे भी मैसेज आ रहा है कि इसको हम ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं या समस्या आ रही है, तो जो भी लोग इस ऐप को इंस्टॉल किए हुए हैं, आप जब मेरे पास आप जो सारी फॉर्म की जो ऐप की जो व्यवस्था है, सूचनाएं आपको मांग रहा है जो उसको भरेंगे आप। सबसे पहले उसमें विकल्प आता है कि मोबाइल नंबर आपसे जब खोलेंगे तो आपको मोबाइल नंबर मांगेगा, उसके बाद आपका OTP वहाँ पे आएगा आपके ऐप पे। OTP आने के बाद सूचनाएं आपकी मांगेगा और नेक्स्ट करते आगे बढ़ जाएंगे आप। पुनः बाद में जाकर आपका फोटो का ऑप्शन आएगा अपलोड करने के लिए, आपका नाम, जीमेल, कुछ सूचनाएं मांगेगा, आपको वहाँ भरेंगे और भरते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे तो आपका मेरे पास एक सूचना आ जाती है कि आपने इस कक्षा में आप जुड़ना चाहते हैं, हम लोग आपको जोड़ लेते हैं कक्षा में। बात आती है कि हम कैसे इसको जुड़ेंगे, कक्षा हमारी चल रही, बहुत लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, जुड़ेंगे कैसे? तो जब आप ऐप अपना खोलेंगे, अपना जब ऐप आप खोलेंगे MKS एजुकेशन हब, तो उसमें सबसे नीचे का जो ऑप्शन आता है होम करके लिखा हुआ है, तो होम पे आपको क्लिक नहीं करना, होम पे क्लिक करके सूचना आप देख सकते हैं बाकी चीजें, लेकिन उसके आगे का एक ऑप्शन है बैच, उस बैच को आप क्लिक करेंगे और बैच को क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर आप जाएंगे, सबसे ऊपर आपको ऑप्शन खुलेगा वहाँ पे सीटेट, जिस बैच से जुड़े रहेंगे उसका ऑप्शन खुलेगा वहाँ पे। अभी फिलहाल हमारा सीटेट और सुपरटेट का है, यूपीटेट और सुपरटेट का ही बैच चल रहा है, तो आपको ऑप्शन खुलेगा वहाँ पे सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करेंगे आप, क्लिक करते हुए नीचे चले आएंगे। क्लास यदि हमारी चल रही होगी तो वहाँ पे जूम दिखाएगा या तो आपका गो लाइव का ऑप्शन, जिससे क्लास हमारी चलेगी उसका ऑप्शन वहाँ पे आपका आएगा, चाहे जूम का आएगा चाहे गो लाइव का आएगा। तो वहाँ ज्वाइन करने के लिए लिखा बना होगा आप लोगों के लिए कि ज्वाइन कर लीजिए उसको। आप जब ज्वाइन पे क्लिक करेंगे सीधे आप कक्षा में पहुंच जाएंगे वहाँ से। यदि आपके मोबाइल में जूम ऐप इंस्टॉल है तो आप सीधे हमारी कक्षा में आ जाएंगे, और यदि आपके मोबाइल में जूम ऐप इंस्टॉल नहीं तो आपको इंस्टॉल करने पे उसको कंडीशन में आपको ले जाएगा वहाँ पे कि आप जूम ऐप इंस्टॉल करिए। दूसरी प्रक्रिया है, यदि हमारी क्लास अगर लाइव पे चल रही है, सीधे गो लाइव पे चल रही है अगर है, तो वहाँ पे किसी चीज की आवश्यकता आपको नहीं है, ना ही आपको आवश्यकता वहाँ पे है जूम ऐप की, सीधे आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ से है।
यदि क्लास हमारी चलेगी तो आप सीधे वहीं ऐप पे जाकर सीधे क्लास ज्वाइन करेंगे। दूसरा विकल्प ये है कि यदि क्लास आपके मोबाइल में जूम ऐप इंस्टॉल यदि आपके है, यदि आप कक्षा में शामिल होना चाहते हैं, आपने ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, तो जो ग्रुप हमारे बने हुए हैं सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट के लिए, उस ग्रुप में हम लिंक शेयर करेंगे। आपके विभिन्न जिलों के जो ग्रुप हमारे हैं उसमें हम शेयर करेंगे। उस लिंक के द्वारा भी आप इस मीटिंग से जुड़ सकते हैं। मतलब ये हो गया कि यदि आपके मोबाइल में एमकेएस एजुकेशन हब अगर इंस्टॉल नहीं है, कक्षा आपको लेना चाहते आप हैं, तो आप किसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं या पर्सनल हमसे कांटेक्ट में आप हैं, तो आपके पास हम मैसेज फॉरवर्ड करेंगे यहाँ से और आराम से आप उससे यहाँ से लिंक हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और अच्छा ये रहेगा कि आप लोग जुड़िए और आप ऐप के द्वारा जुड़ेंगे तो हम जो भी सामग्री यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, जो भी चीजें हम डालेंगे यहाँ पे, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएगी। बहुत से हमारे लाइव क्लास की हमारी वीडियो यहाँ पे दिखेगी आपको, जो भी मैनेजमेंट, जो भी बहुत सारे टीचर हमारे इसमें सामग्री डालेंगे तो आपको इस ऐप के द्वारा ही मिलेंगे। तो वहाँ पे सिर्फ आप क्लास कर सकते हैं, क्लास करने के बाद कुछ डिटेल आपकी नहीं मिलेगी वहाँ पे। तो इसलिए बढ़िया ये है कि आप जूम भी इंस्टॉल कर लीजिए और एमकेएस एजुकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। दोनों तरह से आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। तो आप सभी लोगों का, खास करके हंसराज कुशवाहा जी का बहुत बहुत स्वागत, मंदन, अभिनंदन है। आपने इतनी अच्छी क्लास लिया। एक बहुत बड़ी समस्या थी कि साइकोलॉजी या भाषा विज्ञान की पढ़ाने की समस्या थी, टीचर हम ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रहे थे, लेकिन कम से कम आपने हाथ बढ़ाया। सर आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना बढ़िया शुरुआत की है, निश्चित तौर पर हमारे समाज को एक नई दिशा देगा, पूरा भरोसा है सर। जी बिल्कुल प्रयास है। और साथ में मैं सूचना आपको ये देना चाह रहा हूँ कि आपका एक MPIF संगठन है, खास करके नवोदय बच्चों के लिए, खास कक्षा 6 से लेकर इंटर तक की हमारी लाइव क्लासें चल रही हैं। सैनिक विद्यालय, सैनिक स्कूल के लिए जो फॉर्म अप्लाई किए हैं वो भी वहाँ जाकर क्लास ले सकते हैं। उनके लिए अलग से बैच बनाया गया है, अलग से ग्रुप बनाया गया है। और ये भी आपका जो ऐप चल रहा है MPIF और मौर्य कर्मचारी संघ की संयुक्त फाइल है, ये दोनों लोग मिलकर के इसमें काम कर रहे हैं और बहुत सारी संभावनाएं यहाँ पे हैं। जल्दी ही हम लोग आपका टीजीटी, पीजीटी या बाकी परीक्षाओं की भी क्लास हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, यदि हमारे सहयोगी लोग मिलते हैं, जुड़ते हैं। और टेट सुपरटेट की क्लास भी हम अलग अलग करेंगे ताकि सभी लोगों को जो चाहिए वही मिले उनको। तो इस तरह से आप ऐप को इंस्टॉल करिए और वहां से जुड़िए। चलिए, आप लोगों को पुनः सुप्रभात। और सर जी, हम चाहूंगा कि आप अब इसको अंत करें, कंक्लूजन करते हैं इसका।